नमस्कार। आज हम हेडलाइन से जरा हटकर ईरान अमेरिका या इजरायल के झगड़े की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे चालाक रणनीतियां कन्वेंशनल वॉरफेयर के नियमों को बदल रही हैं और हाँ, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। तो सवाल ये है, एक ऐसी ताकत को कैसे रोका जाए जिसे कोई रोक ही नहीं सकता। यही सवाल हमें ले जाता है मॉडर्न वॉरफेयर के दिल में, जहां वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी को एक ऐसी ढाल माना जाता है जिसे भेदना नामुमकिन है। पर क्या वाकई ऐसा है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, थायद और पेट्रियट जैसे सिस्टम का लॉजिक बड़ा सिंपल है लेकिन है बहुत पावरफुल। 3 स्टेप्स में काम होता है। पहला, पता लगाना, दूसरा ट्रैक करना और तीसरा रोक देना। मतलब एक तगड़ा रडार हजारों किलोमीटर दूर से ही खतरे को भांप लेता है, फिर एक कंप्यूटर उसके रास्ते का पूरा हिसाब किताब लगाता है और फिर बूम, एक इंटरसेप्टर मिसाइल उसे हवा में ही खत्म कर देती है। यही है इस कहानी का ताकतवर गौलियात। तो चलिए अब इस हाईटेक ढाल की पहली और शायद सबसे बड़ी कमजोरी को देखते हैं, और वो है पैसा, इसकी भारी भरकम कीमत। क्या ये ढाल सच में उतनी ही मजबूत है जितनी दिखाई देती है? जरा इस कीमत के बारे में सोचिए। सिर्फ एक इंटरसेप्टर मिसाइल, एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत है करीब 36 करोड़ रुपए। मतलब ये एक ऐसी कीमत है जो इस पूरे डिफेंस के खेल को आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल बना देती है। और देखिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। अमेरिका और उसके साथियों के पास इन महंगी मिसाइलों का स्टॉक भी लिमिटेड है, और ऊपर से यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्षों में सप्लाई देने के बाद तो ये स्टॉक और भी कम हो गया है। वो साल में मुश्किल से 700 ऐसी मिसाइलें बना पाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी बन जाती है। और यही कहानी में एंट्री होती है डेविड की। अब देखते हैं कि ईरान की स्मार्ट टेक्नोलॉजी और रणनीति इस महंगी हाईटेक शील्ड को कैसे चैलेंज करती है। ईरान की स्ट्रैटेजी ना बहुत सिंपल है, पर उतनी ही खतरनाक। उनका कहना है, क्या होगा जब निगरानी करने वाले की आंखों पर ही पहला निशाना साधा जाए। मतलब वो सबसे पहले उस महंगे जमीनी रडार को ही तबाह कर देते हैं, जो कि पूरे डिफेंस सिस्टम की आंखें हैं। आंखें गई तो पूरा सिस्टम अंधा। और ये है असली गेम चेंजर। ईरान की मिसाइलें ना सीधी साधी एक लाइन में नहीं चलती। जब वो अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचती हैं, तो अचानक अपना रास्ता बदल लेती हैं और अपनी स्पीड भी बढ़ा लेती हैं। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी को सीधी गेंद फेंकने का नाटक करें और आखिरी पल में गेंद घुमा दें। डिफेंस सिस्टम तो एक सीधे रास्ते की उम्मीद कर रहा होता है और पूरी तरह से धोखा खा जाता है। इस आखिरी पल को कहते हैं टर्मिनल फेज। ये वो क्रूशियल विंडो है जब मिसाइल बस अपने टारगेट पर गिरने ही वाली होती है। और ठीक इसी पल में रास्ता बदलने की काबिलियत ईरान की मिसाइलों को लगभग अनस्टॉपेबल बना देती है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। ईरान की रणनीति सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। वो एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जहां दिमाग ब्रूट फोर्स से ज्यादा जरूरी है। ये नंबर देखिए, 31। ये ईरान की सबसे बड़ी ताकत का राज हो सकता है। ये उनके डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस सिस्टम का आधार है। एक ऐसी रणनीति जो उन्हें लगभग इनविंसिबल बना देती है। अब ये सिस्टम है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन, मान लीजिए, ईरान के टॉप लीडरशिप को ही खत्म कर दे, तो भी देश लड़ता रहेगा। ईरान 31 सेल्फ सफिशिएंट हिस्सों में बटा है। सेंट्रल कमांड खत्म भी हो जाए तो ये 31 के 31 हिस्से अपने दम पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। दुश्मन के लिए पूरे देश को हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और समंदर में भी ईरान की रणनीति उतनी ही चतुर है। वो इस्तेमाल करते हैं मच्छर ब्रिगेड का, मतलब हजारों छोटी छोटी तेज रफ्तार वाली नावें जो बड़े बड़े अमेरिकी जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लेती हैं। और तो और उनके पास छोटी छोटी पनडुब्बियां भी हैं जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हजारों छोटी मछलियां मिलकर एक बड़ी शार्क को हरा दें। और अब आता है इस पूरे संघर्ष का असली हिसाब किताब। जरा इस टेबल को देखिए। एक तरफ अमेरिका और इजराइल जो एक साल में सिर्फ 700 महंगी मिसाइलें बना पाते हैं। दूसरी तरफ ईरान जो एक दिन में 500 सस्ते ड्रोन और मिसाइलें बना सकता है। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे आप सिर्फ पैसे के दम पर नहीं जीत सकते। गणित ही ईरान के पक्ष में है। तो सवाल ये उठता है कि इस लड़ाई के पीछे असली मकसद क्या है। चलिए पर्दे के पीछे चल रही उन गहरी भू राजनीतिक चालों पर एक नजर डालते हैं जो इस आग को और हवा दे रही हैं। यहाँ एक और बड़ा खिलाड़ी मैदान में है,
रूस। कहा जाता है कि ईरान ने रूस को अपने ड्रोन दिए और बदले में रूस में ईरान को सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं दी बल्कि यूक्रेन युद्ध का बेशकीमती डेटा भी दिया। ये एक ऐसी साझेदारी है जो दोनों देशों को और भी ज्यादा मजबूत बना रही है। इस विश्लेषण में एक और बहुत विवादास्पद दावा किया गया है, वो ये कि इज़राइल का असली मकसद ग्रेटर इज़राइल बनाना है और ये जो पूरा संघर्ष है ये उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने का एक बहाना हो सकता है। इस सोर्स में एक और गंभीर आरोप ये लगाया गया है कि अमेरिका और इज़राइल ईरान के अंदर ही कुर्द समूहों को हथियार देकर एक नया मोर्चा खोल रहे हैं। दावा यह है कि ये ठीक उसी पैटर्न पर हो रहा है जैसे अतीत में दूसरे सशस्त्र समूहों को कथित तौर पर समर्थन दिया गया था। तो इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत कहाँ खड़ा है? चलिए समझते हैं कि ये पूरा संघर्ष भारत के लिए क्या चुनौतियां लेकर आता है और शायद क्या अवसर भी। एक घटना इस पूरी दुविधा को साफ कर देती है। भारत में एक दोस्ताना नेवल एक्सरसाइज के बाद एक ईरानी जहाज लौट रहा था। तभी श्रीलंका के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने उसे डुबो दिया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि भारत को उसके दोस्तों को लेकर एक कड़ा संदेश देने के लिए जानबूझकर किया गया था। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि दोस्ती और बॉस होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक सच्चा दोस्त आपको ये नहीं बताता कि तेल किससे खरीदना है और किससे नहीं। तो भारत एक तरह से दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ रूस और ईरान जैसे देश हैं जो साझेदारी और बराबरी का रिश्ता चाहते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसे कुछ लोग एक बॉस की तरह देखते हैं जो अपनी शर्तें मनवाना चाहता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये रणनीति की, अर्थशास्त्र की और सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई इस बात पर है कि 21वीं सदी में दोस्ती का मतलब क्या है। क्या ये बराबरी का रिश्ता है या फिर प्रभुत्व का? और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, दोस्ती या प्रभुत्व। एक मॉडर्न गठबंधन को असल में क्या चीज़ परिभाषित करती है? इस सवाल का जवाब सिर्फ देशों का भविष्य ही नहीं बल्कि हम सबका भविष्य तय करेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है।